हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों का देवता भाग 11 में सुना कि चंद्र सुधा को विवाह के लिए मनाता है और सुधा ये सब सुनकर बहुत बिगड़ती है। परंतु कुछ दर्द भरी वार्तालाप के बाद आप सुनते हैं कि सुधा मान जाती है। अब आगे। चंद्र दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंद्र को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी ज़िंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिंती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंद्र गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं, चंद्र ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती। लेकिन चंद्र, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है, मैं उसे हमेशा तो नहीं रख सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ, उनका गला भराया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंद्र चुप था। कहाँ है सुधा? चंद्र ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैंने इतना मना किया कि धूप में तब जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंद्र, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंद्र उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिंती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिंती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी पर्स पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिंती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंद्र के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर कहा, चंद्र आओ। छीड़ मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थीं। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिंती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंद्र आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंद्र की ओर देखा, लेटे लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती कमखत, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेंगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की? चंद्र ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंद्र, तबीयत ही नहीं लग रही थी, क्या करती? क्रोशिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है। गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंद्र बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी।
अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, ज़रा लगाकर गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छाह। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास ना हो। बड़ी दुलार से सुधा बोली, अच्छा, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चलें। उठ बिनती, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे में बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपस में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए। फिर फ़ायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया तो वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है ना? और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए, चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं बिनती को जगा लाएं, वह कमखत अभी बड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते हुए बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो किसी पेड़ में लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई,
तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। तू पीछे बैठेगी, सुधा ने कहा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी, सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी कि तुम कह रही हो कि पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में शायद बैठते हैं। अब हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिंती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिंती मुस्कुराते हुए जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिंती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिंती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ कि जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों, चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई बिंती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिंती। सुधा ने बिंती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिंती से हाथ मिलाया तो बिंती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को न जाने क्या ख्याल आया। बिंती की शरारत भरी हंसी देखकर उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हो, बिंती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ, पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बंटी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिंती से कहा, आपको पहली दफ़े देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती। बिंती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटर गु करके घर गुजा देती थी, और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है। हाँ हाँ, बिंती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिंती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिंती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा। मैं खुद परेशान हूँ बिंती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिंती से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिंती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा। क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा।
लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिंती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा और फिर बोला, नहीं बिंती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो। आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बातें सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माँ, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिंती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे पर वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिंती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नार्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आँखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आँखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिंती को अपने पास खींच लिया और कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण से सकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है कि यह तुमने कभी नहीं बताया था। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला। काश की बजाय लेडी नार्टन की ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, अब चलें। चलो। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे। आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली,
हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली कि आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा और आंखों में ऐसी तीखी जलन हो कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान, रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि यह कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा कि चंदर को बुला लाओ, तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया है कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है, और एक दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर न जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद है और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिनती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया और बोला, सुधा, क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोए कि सिर पटका और कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छाह से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाँफती हुई आवाज़ में बोली, बिनती, इनसे कह दो कि जाए यहाँ से। चंदर चुप रहा और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा, जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत और बहुत ही दुलार भरी आवाज़ में पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो? मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई हूँ, हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए, हाथों पर माथा रख के बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ?
सुधा बोली। चंद्र ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती? मैं कुछ नहीं छिपाता। मैंने कल कहा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ न जाने क्या करती हूँ कि फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंद्र बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी क्या? तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी इतनी गैर हो गई। गैर हूँ तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीस कर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंद्र चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे में सोफे में आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, चाहे सुधा को क्या हो गया है। परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा जल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया। पर यह क्या, अंतर्द्वंद ने यह कैसा रूप ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया है, सजाया संवारा है। फिर सुधा में एक कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही क्यों बनी होती हैं? साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंद्र की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंद्र की आत्मा है। इसे अब चंद्र खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंद्र के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय में इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिल कर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पूर्ण है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा? हम नहीं जान सकते? बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती है कि चंद्र अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो कि सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा तो मैंने पाप किया। जाने क्या किया मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है? मुझे को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले आया, आज हवा के झोंके से
उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें झलझला आईं। छी, आप समझदार हैं, दीदी ठीक हो जाएंगी, घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार हैं, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे, पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसल कर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई है, ज़रा लॉन पर चलें? सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना। छी, ऐसा कुबोल ना बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे ओंठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तो यहाँ, तो गवाह रहेगी, ताकि बाद में चंदर यह न कहे कि सुधा कमज़ोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली, अपनी वेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम्हें बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। तो अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में मैं तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पाँव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था।
मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह ना तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा, प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतना रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खीस थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था कि अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही। और अंत में वह खींच अपने मन पर भी न उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से जो मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी। जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें वह भावना उपासना न दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और तुम मुझे को वापस दे देती हो तो बहुत ऊंची बात नहीं हुई ना? अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया हो, उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूँ जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पाँव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेके ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंद्र ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी।
एक तुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें, बिनती बोली। गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को ये सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वारे चंद्र बाबू, बिनती ने हंस, दीदी ठीक किया ना मैंने इन्हें? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठकर सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं, अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी ना आ रही है हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत ही दब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उनकी सास आ जाए और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजी ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही। जब देखा कोई नहीं तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम? हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर के सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रूंध गया और आंखें झलझला आईं। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी की कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कार में चोट लग गई है, मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें भी ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। अब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा, चंदर ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े और पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली। मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह से बीते। और पम्मी चल दी।
थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर आ गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिकने से गोरे से गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सवारी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, अरे नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तू नहा ले शंकरी, फिर चाय ठंडाई जाई, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे ज़रा स्वराज भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए और कुछ और रुके भी नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यहीं कच्चा खाना खा लेंगे। ये ब्राह्मण कहत के हैं, ये तो किरिस्तान है, हमरो धर्म बिगाड़ी नहीं आए के। बुआ जी बोली, बुआ जी ने ही ये शादी कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए सर का फाटक फौरन खुल जाएगा, खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख के गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिंती। जनते हो ना, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वे उठकर चली गईं। थोड़ी देर में सुधा आई। सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीचे कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश की बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर जाति विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। अरे बहन, कौन सी बहस हो गई? तो हो काहे नहीं बहुरिया ले होते हो? सुधी के अकेल मन न लागी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करते रहे और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी।
चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बात करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है। सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिंती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिंती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितनी देर में जाएंगे। क्यों? कह रही हैं अब चंदर को थोड़ी ना याद है कि सुधा भी है इसी घर में, उन्हीं से बातें कर रहे हैं बस। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिंती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह तो नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिंती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ, सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने की बात की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले चुके होंगे ना आप। चंदर झेप गया। पाजी कहेंगी, बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया है बेशरम, हम क्या करें। पहले हम कितना डरते थे। बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ। यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को आवानी और विवाह कर दें और दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो ये कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इसी से आप मान ही लें, फिर विवाह के बाद तो ज़िंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुसभ्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना है। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद इन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली और उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक ऊँ आए रहे जूता खोर। एक ठो कागज़ थमाए के चले गए और गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह कर दी जाएगी। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, तो अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने
बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशआर लिखे हैं जो गेसु ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा, सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी, और ये माला सामने रखे क्या क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखे थी कि बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी और उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। स्वयं माला अपने सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहेगी, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए में टिक कर बैठ गई। आज गेसु नहीं है, मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़े उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजे भी हमारी हो न सकी, तूफ़ा भी हमारा हो न सका। वाह, वह पंक्ति बहुत अच्छी थी, चंदर ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे और तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फ़ायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है देवता मेरे, कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि बस सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और शेष क्या रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ। चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी।
हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।